Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. So inshallah, today's video we will be discussing the case ASBL's paper pattern, Karachi School of Business and Leadership का जो paper pattern है for the undergrad programs, उसको डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है, सैम्पल पेपर का सोल्यूशन भी आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। But before starting today's video, I'll kindly request you all to subscribe to my channel for more knowledgeable content. Like this video and share our channel with your friends. तो स्टार्ट करते हैं कि जो आपका टेस्ट है एट KSBL, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो अंडर के एडमिशन्स के लिए टेस्ट है वो आपका अंडर के एडमिशन्स के लिए विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर लिया जाएगा। एंड टेस्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो टेस्ट का सॉफ्टवेयर है उसकी इंटरफेस से फेमिलराइजेशन के लिए आपको नो हाउ टेस्ट के स्टार्ट से पहले आप सॉफ्टवेयर की नो हाउ भी जो है वो आपको दी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर पे आपने कैसे वर्क करना है, किस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस क्या है। तो टेस्ट में यू विल बी हैविंग टू सेक्शन, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँ तो तीन सेक्शन होंगे। एक क्वान्टिटेटिव का सेक्शन है, फिर एक इंग्लिश का सेक्शन है, एक आपका एसे राइटिंग का सेक्शन है। तो जो क्वान्टिटेटिव सेक्शन है इसमें यू विल बी हैविंग अ टोटल ऑफ 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड जो टाइम होगा इसके लिए अलाउड दैट इज 90 मिनट्स और 1.5 आवर्स। सो 1.5 आवर्स का आपके पास क्वान्टिटेटिव सेक्शन के लिए टाइम है। टॉपिक्स क्या क्या इसमें इंक्लूड होंगे, सिलेबस क्या क्या इंक्लूड होगा। सो अलजेब्राइक इक्वेशंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्राफ्स एंड ज्योमेट्री होगी, परसेंटेजेस, रेशोज एंड प्रोपोर्शंस होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन है, बेसिक एंड अप्लाइड अरिथमेटिक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, फंक्शंस, क्वाड्रेटिक्स एंड पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन है इसमें होंगे। सो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स सेक्शन में आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं। इसका टाइम जो है वो 1.5 आवर्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो वर्बल सेक्शन है। सो वर्बल सेक्शन के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30 एंड टाइम अलाउड इज ओनली 45 मिनट्स। सो जो इंग्लिश का सेक्शन है आपका, जो वर्बल सेक्शन है, जो इंग्लिश MCQs का सेक्शन है, इसके अंदर यू विल बी हैविंग अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चन एंड द टाइम अलॉटेड इज 45 मिनट्स। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी, सेंटेंस एंड पैराग्राफ करेक्शन हो सकती है, सेंटेंस कंप्लीशन है जिसको आप क्लोजर टेस्ट कहते हो। यू विल बी प्लगिंग इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन इट, यू विल बी प्लगिंग इन द करेक्ट वर्ड इन इट टू कंप्लीट द मीनिंग आउट ऑफ इट, वोकैबुलरी एंड कंटेक्चुअल मीनिंग वगैरह को कंप्लीट करना है। क्लोज पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स होंगी आपके पास, ग्रामर एंड यूजेज से रिलेटेड MCQs होते हैं, एंड इन्फरेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग होती है, रीडिंग से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। सो जो MCQs इंग्लिश के हैं, अगेन बता दूं कि 30 क्वेश्चन हैं टोटल एंड 45 मिनट्स हैं आपके पास वर्बल सेक्शन के लिए। ऐसे का जो पोर्शन है उसके लिए यू विल बी अलाउड 30 मिनट्स। ठीक है, सो 30 मिनट्स जो है वो आपके पास अलाउड होंगे फॉर द एसे राइटिंग। आर्गुमेंटेटिव एंड ओपिनियन बेस्ड टॉपिक होगा। उसके ऊपर आपने अपनी लॉजिकल रीजनिंग देनी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स इफ यू नो रिलेटेड टू दैट टॉपिक वो आपने ऐड करने, एंड स्ट्रक्चर्ड पैटर्न राइटिंग करनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आपने उसमें फॉलो करना होता है, कैसे लिखते हुए किस बात को आपने पहले लिखना है, किस बात को आपने बाद में डिस्कस करना है। सो आप क्या करोगे कि पहले कॉजेज को पहले इश्यूज को डिस्कस करोगे, फिर कॉजेज को करोगे, फिर उनके इफेक्ट्स को करोगे, फिर आप जो है उनकी करेक्शन प्रोसीजर्स या कोई उनसे रिलेटेड आपके पास उनका कोई सोल्यूशन है तो उसको डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड आप उसको कंक्लूड करोगे। सो इन दिस वे आपने ऐसे लिखना है। 30 मिनट्स आपके पास ऐसे राइटिंग के लिए होंगे। फैक्टर्स कॉजिंग ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, ये एग्जाम्पल टॉपिक इनके सैम्पल पेपर में इंक्लूडेड था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो KSBL का एंट्रेंस टेस्ट है इट इज कंडक्टेड इन 2 राउंड्स। एक राउंड अभी अप्रैल में हो रहा है, द नेक्स्ट राउंड विल बी held in July inshallah. So if any one of you wants to join our preparatory sessions related to KSBL, so we have 1.5 hour of daily live classes and a pool of recorded lectures as well. Past papers के questions हैं, interactive question answer sessions हैं, इसके अंदर MCQs बैंक हैं, and one time affordable fee है. So if any one of you wants to enroll into our prep sessions, they can contact us via the numbers given on the screen. So now in this part of the video, we will be solving the sample test, the official sample paper given by KSBL, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से आपको ये नो हाउ मिलेगी कि क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्टी है वो क्या होगी, क्या टॉपिक्स जो हैं वो क्वेश्चंस के इंक्लूडेड हो सकते हैं इन द एंट्रेंस टेस्ट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट विल बी हैविंग द क्वांटिटेटिव सेक्शन, एंड क्वांटिटेटिव सेक्शन में आपके पास टोटल टाइम इज 90 मिनट्स
एंड टोटल ऑफ 50 क्वेश्चन होंगे. सो 1.5 आवर्स है आपके पास एंड 90 मिनट्स हैं टू सॉल्व द क्वांटिटेटिव सेक्शन. सो पहले आप क्वांटिटेटिव सेक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर आप वर्बल सेक्शन को सॉल्व करेंगे एंड एट द एंड यू विल बी राइटिंग डाउन द essay. So let us start the quantitative section first from the question number 1. Very easy question. A system of equation is given and आपसे x plus y की वैल्यू को पूछा गया. So you can solve this system of equations. आप जिस मर्जी मेथड से चाहे इसको कर सकते हैं. आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो. सो आई एम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व इट अप. सो x plus 2y की वैल्यू को फाइंड से मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ. x की वैल्यू आ जाएगी 4 minus 2y. सो व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने x की वैल्यू को सेपरेट कर लिया. अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में प्लग इन करूंगा. सो 2 into x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 4 minus 2y. देन दिस इज minus y इज इक्वल्स टू 8. सो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको. 2 4 8 आ जाएगा मेरे पास, minus 4y आ जाएगा मेरे पास. दिस इज minus y is equals to 8. So 8 and 8 will get cancelled. You will left with minus 4y is equals to 0 and y की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0 ही आएगी. So y की वैल्यू 0 आ जाएगी. फर्स्ट इक्वेशन में वापस प्लग इन कर लेते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ x. सो दिस इज 4 minus 2 into y. y की वैल्यू 0 है, 2 into 0 is 0. सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई. सो नाउ आई हैव x as 4, y as 0 एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x plus y. सो x plus y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. सो x की वैल्यू 4 है मेरे पास. सो x की वैल्यू क्या है जी मेरे पास, दैट इज 4 प्लस y की वैल्यू मेरे पास 0 है. सो 4 plus 0. सो 4 plus 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4. So 4 here is the answer. So moving on to the next question. The next question states that which of the following statement is true about the graph of the equation 2y minus 3x minus 4 in the xy plane. तो ये एक इक्वेशन है आपके पास. इस इक्वेशन में कौन सी बात इस इक्वेशन के बारे में ट्रू है इन द xy प्लेन वो आपने बतानी है. इट हैज अ नेगेटिव स्लोप एंड अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट. तो इसका मतलब है स्लोप और इंटरसेप्ट की बात हो रही है. सो आई विल फर्स्ट बी कन्वर्टिंग इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड तब मुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ इसमें से करेक्ट एंड क्या चीज़ करेक्ट नहीं है. सो द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज इन दिस फॉर्म, दैट इज y is equal to mx plus c, where m is the slope, remember. So m is the slope here and c is your intercept. So m is the slope and c is your intercept. तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी सेपरेटिंग इट अप. सो 2y is equals to 3x minus 4 हो जाएगा. y को आप सेपरेट आउट करोगे, y का कोफिशिएंट शुड बी 1. तो जो x के साथ आपकी टर्म होती है ना वो आपकी स्लोप होती है. सो दिस इज 3x minus 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारे पास. y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/2 ऑफ x minus 4/2. सो 4/2 here is, सो 4/2 की वैल्यू क्या है वो 2 हो जाएगी. तो दिस इज 3/2 ऑफ x minus 2 आ गया मेरे पास. तो यहाँ पे यस जो स्लोप है मेरे पास वो तो पॉजिटिव है 3/2 एंड जो इंटरसेप्ट है मेरे पास वो नेगेटिव है एंड द इंटरसेप्ट इज -2. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप एंड अ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट. सो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट आपको क्या बता रहा होता है, वाई इंटरसेप्ट ये बता रहा होता है कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है एंड एक्स इंटरसेप्ट ये बता रहा होता है कि आपका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है. So next question is related to the arithmetic calculation. R and S are integers. 8 raised to the power R is equals to 1024 raised to the power S. So इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है. बट एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करने के लिए पहले आपने इसकी बेसिस को कंपेयर करना है. तो 1024 जो है ना वो कभी भी 8 की बेस नहीं बनेगा, बट यस दोनों 2 की बेस बन सकते हैं. सो 8 can be written as 2 का क्यूब raised to the power r and 2 की power 10 is 1024. So this is 2 की power, so this is 2 की power 10. So this is 2 की power 10 आ जाएगा. So 2 की power 10 raised to the power s है. So this is 2 raised to the power 3r is equals to 2 raised to the power 10 of s आ जाएगा. 2 के साथ आप कैंसिल करोगे and you will get this equation 3r is equals to 10 times of s. So this is 3r is equals to 10 times of s. And now अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे द रेशो एस बाय आर टू फाइंड आउट द वैल्यू. सो आप क्या करो कि आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, टेक इट ऑन द अदर साइड. सो एस बाय आर आ गया. 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, टेकिंग इट ऑन द अदर साइड. सो 3/10 आ जाएगा मेरे पास. सो हियर आई हैव इज 3/10 एंड एस बाय आर. सो एस बाय आर की जो वैल्यू है वो 3/10 आ गई है मेरे पास. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ द लाइन E in the XY plane above. So XY plane पर से ये लाइन गुजरी है, क्या इसकी पॉसिबल इक्वेशन हो सकती है. सो आप देखो, दिस इज योर ओरिजिन.
सो ये x एक्सिस है एंड ये 1 के ऊपर यहाँ से टच कर रहा है टू द y एक्सिस। सो बहुत ही इजी वे है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो लाइन x इक्वल टू y की होती है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट करती है। सो इफ अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, सो रिमेंबर कि ये लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, ये y इज इक्वल टू x की होती है। अच्छा, अगर इक्वेशन y एक्सिस की तरफ यानी ऊपर की तरफ मूव करे तो जितने यूनिट्स मूव करेगी ना उतने यूनिट्स आपने x में साथ ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है वो यहाँ पे 1 से मूव कर रही है, तो शॉर्टकट टेक्निक है, चूंकि ये +1 पर से गुजरा है, सो y इज इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही लाइन यू इंटरसेक्ट करती और x को टच करती 1 के ऊपर, यानी यहाँ से -1 को टच कर रही होती, तो फिर आपके पास इसकी इक्वेशन क्या होनी थी, y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक है जो कि आप यूज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो लाइन की इक्वेशंस का बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन के y इज इक्वल टू x की जो लाइन होती है ना फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को हमेशा इंटरसेक्ट करती है। सो y इज इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kate ordered beef burgers. The price of each burger was 175 and sales tax of 20% is applied to each burger. So rupees 5 per burger were delivery charges. Which of the following equation represents Kate's total charge, total amount basically आपने बतानी है in rupees for ordering n burgers. So अगर वो n number of burgers order कर रही है तो कितनी अमाउंट वो पे करेगी। देखें फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट एक बर्गर की मैं निकालता हूँ एंड वो आती है फॉर एग्जाम्पल लेट से 200 रुपीज एंड इफ आई ऑर्डर 10 बर्गर, तो मैं सिंपली उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द आंसर। सो सेम इज हैपनिंग हेयर कि आप क्या करोगे, पहले एक बर्गर की टोटल कॉस्ट निकालोगे इंक्लूडिंग जो कि बर्गर की प्राइस है, उसके ऊपर जो टैक्स है प्लस उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस है। ठीक है, वो सारे के सारे आपने ऐड करने हैं, वो सारे के सारे आपने ऐड करने हैं एंड ऐड करके आपने कितने नंबर ऑफ बर्गर्स हैं, एन नंबर ऑफ बर्गर्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट द आंसर हेयर। तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो 175 रुपीज आपकी कॉस्ट है एंड 20% उसका जो है ना वो टैक्स है। सो 20% निकाल लेते हैं पहले 175 का। सो किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, सो मेरे लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है कि आप सिंपली उस परसेंटेज को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो 20% से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस विल बी 175 इंटू 20%। सो 20/100 आ जाएगा मेरे पास। जीरो को मैं जीरो के साथ कैंसिल कर दूंगा, 2 1 एंड 2 5 आ जाएगा ना। 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 1 5 3 15 एंड 2 and 5 25। सो 35 रुपीज इज द सेल टैक्स ऑन वन बर्गर। सो रिमेंबर कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, सॉरी डिलीवरी प्राइस है ना और पर बर्गर दैट इज ₹5 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है पर बर्गर की दैट इज 175 एंड सेल टैक्स 20% है। 20% जो सेल टैक्स है ना वो ₹35 पर बर्गर बना। सो टोटल कॉस्ट निकालते हैं बर्गर की, वो कैसे आएगी, 175 जो कि बर्गर की प्राइस है प्लस पर बर्गर जो टैक्स है 20% का वो है हमारे पास आया 35 एंड ₹5 एक बर्गर की कॉस्ट है। तो जब आप इस सबको ऐड करोगे दिस विल एडेड अप टू 215। सो अब एक बर्गर अगर ₹215 का पड़ा है और वो n बर्गर्स ऑर्डर करती है तो 215 को आप n के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका टोटल बिल की अमाउंट आ जाएगी। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। इफ f of x has three real roots, two of the factors of f of x are x minus 1 and x plus 3, one root of the equation of f x is 5, so find f of x। so ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका एक रूट 5 है एंड दो जो फैक्टर है, टू जो फैक्टर्स हैं वो x माइनस 1 और x प्लस 3 बनते हैं। सो देखो x माइनस 1 इज द फैक्टर, तो यहाँ से रूट आ जाएगा x इक्वल टू 1 एंड द अदर फैक्टर इज x प्लस 3, तो इधर से रूट आ जाएगा, याद करना है, x इक्वल टू -3 एंड 1 जो रूट है वो गिवन है दैट इज 5। सो आप इन इक्वेशन में प्लग इन करके देख लेना, रूट जब भी प्लग इन होता है तो फंक्शन की जो वैल्यू है ना, जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ जाती है। तो अगर आप इसमें ये तीनों रूट्स पुट करो तो ओनली चॉइस डी इज कि जिसके अंदर ये ऑल थ्री रूट्स प्लग इन करने से आंसर हमेशा 0 आ रहा है। सो मैं पहले 1 पुट करके दिखा देता हूँ, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्केयर -13 इंटू 1 प्लस 15 आ जाएगा मेरे पास। सो दिस इज 3 इंटू 1 का स्केयर है ना ये, सो 3 इंटू 1 का स्केयर है ये मेरे पास। सो 1 का क्यूब इज 1, दिस इज -3, दिस इज -13, दिस इज +15, सो दिस विल बी 0। सिमिलरली आप इसमें -3 प्लग इन करके देखिएगा तब भी यही आएगा, 5 प्लग इन करेंगे तो तब भी आपके पास यही आएगा। सो दिस इज द रूट और सो दिस इज द इक्वेशन जिसकी ये तीनों रूट्स बनती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था सर्कल विद द सेंटर O हैज अ सर्कमफरेंस 36, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क PAC। ये जो आर्क है P टिल A टिल C, आपने इस पूरी आर्क का क्या बताना है, आपने इसकी लेंथ बतानी है।
So we know that the arc length is given by L is equals to R into theta, where theta is the angle taken in radians. So R है सेंटर O पे है, सर्कमफ्रेंस आपका 36 है, तो मैं पहले रेडियस निकालूंगा. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 36 गिवन हेयर, एंड सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई r इज इक्वल टू 36. 2 को आप, मैंने क्या किया है, मैंने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला प्लग इन कर लिया. सो 2 को आप 36 के साथ कैंसिल करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r एस 18 बाई पाई. सो r की वैल्यू 18 बाई पाई आ जाएगी. एंगल 90 डिग्री है. 90 डिग्री को अगर आप रेडियंस में लेके जाओगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो दिस इज पाई बाई 2. सो रिमेंबर दिस इज पाई बाई 2 है. एंगल रेडियन में होना चाहिए. जब भी आप आर्क लेंथ निकालते हो, इस फॉर्मूला को यूज करते हो आर्क लेंथ के एल इज इक्वल टू आर थीटा को, तो यू शुड रिमेंबर कि दैट द एंगल मस्ट बी टेकन इनटू रेडियंस. सो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा आ रहा है. सो आर की वैल्यू, रेडियस की जो वैल्यू है ना, वो क्या आ रही है मेरे पास. मैं पहले इसको प्लग इन करता हूँ. तो डैट वाज 18 बाई पाई एंड एंगल थीटा 90 डिग्री था, जिसको कन्वर्ट किया मैंने रेडियन, तो वो पाई बाई 2 आया. पाई विल गेट कैंसिल विद पाई, 2 विद 9, सो 9 यूनिट्स इज द लेंथ ऑफ दिस माइनर आर्क फ्रॉम पी हेयर टिल सी हेयर. ओके जी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द इक्वेशन C is equals to 75H plus 125. The equation above gives the amount C in rupees an electrician charges for a job that takes H hours. Miss Sarah and Miss Ross each hired this electrician. The electrician worked 2 hours longer on Miss Sarah's job than on Mr. Ross's job. How much more did the electrician charge Miss Sarah than Mr. Ross? So आपने ये बताना है कि कितना ज़्यादा कॉस्ट किया है जो इलेक्ट्रिशियन है उसने, जो एक्स्ट्रा 2 आवर्स काम किया है मिस सारा की जॉब के ऊपर. सो इक्वेशन आपके पास गिवन है कॉस्ट निकालने की, तो हमें नहीं पता कि टोटल कितने आवर्स उसने 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 काम किया है एट रॉस. हाँ, ये हमें बताया गया कि सारा की जो जॉब है ना, उस पर उसने 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगाए हैं एज कम्पेयर टू रॉस. तो हम ये सपोज करते हैं कि 8 आवर्स लगाए हैं उसने मिस्टर रॉस के घर में, तो 75H प्लस 125 ये कॉस्ट है 8 आवर्स की. अब सारा के घर पे जो उसके जो आवर्स हैं वो H+2 हैं, क्योंकि 2 आवर्स एक्स्ट्रा उसने वहाँ पे लगाए हैं. तो वहाँ पे जो कॉस्ट आएगी दैट इज 75 इंटू H+2 प्लस 125. सो यहाँ की कॉस्ट आ गई आपके पास मिस्टर रॉस के घर की, एंड ये आ गई सारा के घर की कॉस्ट. सो सारा के घर की कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो दिस इज 75H प्लस 75 इंटू 2 इज 150 प्लस 125. तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं एंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि कितने ज़्यादा पैसे उसने इकट्ठे किए हैं बाय वर्किंग 2 आवर्स, दीज 2 आवर्स एक्स्ट्रा एट साराज हाउस. तो आप क्या करेंगे, सारा की कॉस्ट में से रॉस की कॉस्ट को माइनस कर लेंगे. सो 75H प्लस 150 प्लस 125 ये सारा के घर की कॉस्ट है, एंड जो काम करने की कॉस्ट है. और जो रॉस के घर की कॉस्ट थी वो तो एज इट इज थी, विच वॉज 75H प्लस 125. तो सिंपली आप दोनों को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे जब इसका, तो 75H विल गेट कैंसिल विद 75H माइनस 125 विद प्लस 125. सो $150 या रुपीज़ वो एक्स्ट्रा अर्न करेगा जो उसने 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है एट मिस साराज हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Harry drove 100 miles to visit a friend. If he had driven 8 miles per hour faster than he did, he would have arrived 5 by 6 of the time he actually took. How many minutes did the trip take? So क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि हैरी जो है वो 100 माइल्स ड्राइव करके अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया है, और अगर वो जिस स्पीड से उसने ट्रैवल किया है, अगर तो वो 8 माइल्स ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल करता तो वो 5 by 6 ऑफ द टाइम में पहुंच जाता. तो आपने ये बताना है कि टोटल टाइम उसको ट्रिप के लिए कितना जो है ना टाइम जो है वो उसने यूटिलाइज किया है. सो हमें पता है कि जो स्पीड है दैट इज गिवन एज डिस्टेंस बाय टाइम. सो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे 100 माइल्स, हमें स्पीड का भी नहीं पता, ठीक है. तो मैं लेट से स्पीड को रिप्रेजेंट करता हूँ विद x एंड टाइम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विद y. सो देयर आर टू अननोन्स, सो आई हैव टू मेक टू इक्वेशंस तो ताकि मैं इनको सॉल्व कर सकूँ. सो टोटल डिस्टेंस तो 100 है, टाइम y लगा, स्पीड लेट से शुरू में x थी. अब बाद में क्या है कि अगर वो 8 अगर वो स्पीड में 8 माइल्स ज़्यादा की स्पीड से चलता है, तो 8 माइल ज़्यादा की स्पीड से अगर वो ड्राइव करता है,
सो पहले अगर उसकी स्पीड x थी तो 8 माइल ज़्यादा की स्पीड हो जाएगी x+8, तो टाइम जो है उसको 5/6 लगेगा। तो शुरू में उसको टाइम y लगा था, सो 5/6 ऑफ y उसको टोटल टाइम लगेगा। तो जो नई स्पीड है वो होगी आपके पास x+8। डिस्टेंस तो उतना ही है ना, 100 माइल्स ही है। एंड लेकिन जो आपके पास अब स्पीड है, जो आपके पास टाइम है वो 5/6 ऑफ y है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज को प्लग इन कर लेंगे एंड हमारे पास टाइम आ जाएगा इन आवर्स, एंड अल्टीमेटली फिर उसको आपने मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी, सो x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 100। सो x इंटू वाई की वैल्यू आ गई है मेरे पास 100। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 5/6 ऑफ एक्स वाई प्लस 5/6 वाई इंटू 8 इज इक्वल टू 100 आ गया। सिंपली मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से जो एक्स वाई की वैल्यू आई थी फर्स्ट इक्वेशन से, दैट वाज 100, उसको मैं यहाँ पे प्लग इन कर लेता हूँ। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 5/6 ऑफ 100, क्योंकि एक्स वाई की जगह पे 100 आ गया। 8 इंटू 5 इज 40, 40/6 ऑफ वाई इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं वाई के लिए। सो वाई के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऑन माई रफ एरिया। सो दिस इज 500/6 हो जाएगा, और ये यहाँ पे रह जाएगा 40/6y। सो 40/6y इज इक्वल टू 100 माइनस 500/6। ये 500/6 कैसे बना, 5 इंटू 100 करने से 500/6 बना। एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 600 माइनस 500 है, एंड 40/6y है आपके पास। 600 में से आप 100 को माइनस कर लेंगे, 500 को माइनस कर लेंगे, यू विल बी लेफ्ट विद 100/6, एंड राइट साइड पे आपके पास 40/6। रिमेंबर वाई इज द टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो 5/2 आवर्स टाइम जो है ना वो लगा है। बट हमसे आंसर पूछा गया था इन मिनट्स, तो मिनट्स में आपने टाइम बताना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड था। सो एक आवर के अंदर, तो ये तो 2.5 आवर्स बनता है। 5/2 को अगर लिखा जाए इन द फॉर्म ऑफ आवर्स, तो ये 2.5 आवर्स बनता है। सो 2.5 आवर्स है ये यहाँ पे, ठीक है। सो 2.5 आवर्स है। सो 5/2 2.5 आवर्स है। आप क्या करोगे, यहाँ पे 60 की वैल्यू को प्लग इन कर दोगे, क्योंकि टाइम आपसे मिनट्स में पूछा गया। सो 5/2 ही रहने देते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 1 एंड 2 3 30। सो द टोटल टाइम टेकन इज 150 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन में जो टोटल टाइम आपके पास आया है दैट इज 150 मिनट्स आया है, अगर हैरी 100 माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और अपनी स्पीड को अगर वो इंक्रीज कर देता है विद 8 माइल्स पर आवर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड s in meters per second is a linear function of the air temperature T in degree Celsius, and is given by s by t is equals to 0.6 t plus 331.4. Which of the following statement is the best interpretation? Is the best interpretation of the number 33.14 in the context? So आपके पास जो साउंड की इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज s बाई टी इज इक्वल टू, s बाई टी की वैल्यू गिवन है 0.6 ऑफ t प्लस 331.4 है। सो 331.4 यहाँ पे क्या बता रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर्स पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। यस, क्योंकि ये टी तो टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो 0.6 इंटू 0 प्लस 331.4, तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, यू विल ओनली बी लेफ्ट विद 331.4। सो दिस इज द राइट आंसर हेयर, ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप टाइम को 0 पुट करोगे तो पीछे जो नंबर रह जाएगा वो 331.4 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन इज ग्राफ्ड इन द एक्स वाई प्लेन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द सिस्टम हैव? सो दीज लाइंस आर ऑल इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एक पॉइंट है जिसपे तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि एक ही यूनिक सोल्यूशन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 16 एंड वन ऑफ द एंगल इज 45 डिग्रीज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल? सो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होती है, याद रखना। सो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है, इसकी जो साइड होती है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज कहलाती है। लेंथ है वो हमने नहीं निकालनी, बल्कि हमने लेंथ निकाली 45 डिग्री से के सामने है। सो 90 डिग्री का अगर एक एंगल और एक एंगल अगर 45 डिग्री का, तो कॉमन सेंस की बात है कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो है ना वो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री टोटल आएगा।
तो अगर ये 45 है, ये 90 है, तो इसने भी 45 डिग्रीज ही होना है। तो हमने क्या करना है, साइड की लेंथ निकालनी है। तो ये साइड एंड ये साइड दोनों की इक्वल है, आपकी मर्जी है, आप जिस भी मेथड से इसको निकाल लें। सो मैं क्या करूँगा कि ये भी x है, ये भी x है, सो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। एज नाउ बोथ द साइड्स हैव लेंथ x, चाहे वो उसका परपेंडिकुलर चाहे उसका बेस है। तो वी नो डैट एज अ ट्राइंगल जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहाँ पे आप फिथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हो। सो फिथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है, फिथागोरस थ्योरम स्टेट दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हमारे पास। सो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो गिवन है, दैट इज 16। सो दिस इज 16 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास ये, ठीक है जी। एंड दिस इज ऑल्सो एक्स, सो एक्स का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो 16 का स्क्वायर इज 256। सो 16 का स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 256 एंड एक्स स्क्वायर इज एक्स का 2x स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। 2 के साथ इसको आप कैंसिल कर लोगे, 128 आ जाएगा। सो 128 का आपने क्या करना है, अंडर रूट ले लेना है दोनों तरफ। सो दोनों तरफ मैं 128 का अंडर रूट ले लूंगा। सो द आंसर विल बी 8 अंडर रूट 2। सो हियर द आंसर इज 8 into अंडर रूट 2। वाई? बिकॉज 128 कैन बी रिटन एज 64 into 2। सो 64 अंडर रूट से बाहर आके 8 हो जाएगा एंड अंडर रूट 2 अपनी जगह पर रह जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू fair dice are thrown, what is the probability that at least one of them shows a number greater than 3? So two fair dice जो है वो थ्रो किए गए हैं, आपसे ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट उनमें से किसी एक के ऊपर भी जो है ना वो 3 से ज़्यादा जो है वो वैल्यू आ रही हो। एटलीस्ट वन ऑफ देम शोज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं ना कि दोनों में 3 या से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो या तो आउटपुट पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा आपके पास। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 आता है आपके पास। अब क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 3 तीन है मेरे पास, 4 5 एंड 6 है। सो 3 की जो ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट की वो भी 3/6 यानी 1/2 है। तो सेकंड डाइस भी तो सेम ही डाइस है, उसकी भी 1/2 है। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी दोनों डाइस के ऊपर आ जाएगी ग्रेटर देन 3 की, वो आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2। सो दैट इज 1/4। 1 में से इसको माइनस कर लेंगे ताकि एटलीस्ट किसी एक पे आ रहा है ना। सो 4 माइनस 1/4 करेंगे, सो 3/4 आ जाएगा। सो 3/4 इज 0.75 in the terms of fractions. Now here we have the next question, question 14. Two spheres, one with a radius 10 and one with a radius 20 are tangent to one another if B is any point on one sphere and C is any point on the other sphere. What is the maximum possible length of B and C? So we have two radii और एक का जो टू स्फेयर्स है जिसमें से एक का रेडियस जो है वो 20 है एंड सेकंड जो है वो उसका जो स्फेयर है उसका जो रेडियस है वो 10 है। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस उनके सेंटर्स के बीच में क्या हो सकता है? सो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस उनके रेडियसेस के सम के इक्वल हो सकता है, जो कि ये बनता है कि इसका रेडियस 20 है एंड इसका रेडियस जो है वो 10 है। सो 10 प्लस 20 plus 10 is 30. Half of the people on a bus get off at each stop after the first.